और अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर एक सप्ताह की नारेबाजी और बार बार व्यवधान के बीच आज राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरिक ओब्रायन के बीच बहस का दौर देखने को मिला। इसके बाद सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सभापति ने टीएमसी सांसद पर नाटकीयता में लगे रहने को एक आदत बनाने का आरोप लगाया और जिस पर ओब्रायन ने कड़ी आपत्ति जताई। ओब्रायन ने कहा कि वो सदन के नियमों का हवाला देते हुए मणिपुर पर गंभीर चर्चा की मांग करते रहे हैं। राज्यसभा में सभापति और तृणमूल कांग्रेस के सांसद के बीच ये बहस तब हुई जब जगदीप धनखड़ सदन के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि सदन में बार बार होने वाले व्यवधान से लोगों के बीच आपसी सम्मान खत्म होता है। With your kind permission, Mr. Derek O'Brien, it has become your habit to engage into theatrics. You every time rise, you think it is your prerogative. The minimum thing which you can exemplify is to show respect to the chair. If I am saying something, you rise and create theatrics. Sorry, gentlemen. Don't thump the table. Don't thump it. It is not a theatrics. We will not countenance this. No, I am so sorry. No, I will call the leaders. No, sorry. The house is adjourned for the day. We can't suffer this. मणिपुर पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी है। इसी बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सोमवार यानी 31 जुलाई को तारीख तय हो सकती है। मणिपुर को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी है। इस बीच सूत्रों के अनुसार लोकसभा में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सोमवार 31 जुलाई को चर्चा की तारीख तय हो सकती है। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रह सकते हैं। लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी संसद के भीतर बयान दे, तो वहीं सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव केस में 28 जुलाई को 2 आरोपियों विर्नन गोंजाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपियों को कस्टडी में 5 साल बीत चुके हैं। उन पर गंभीर आरोप है, लेकिन केवल इस आधार पर उन्हें जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन 2023 कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में कई कंपनियां आई हैं। मैं यहां आई सभी कंपनियों का स्वागत करता हूं। इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। मैं सबसे आग्रह करूंगा, खासकर युवा पीढ़ी से, कि वो इस प्रदर्शनी में आएं और देखें कि दुनिया में इस नई तकनीक ने क्या ताकत पैदा की है, उसे समझें और जानें। पीएम मोदी ने कहा कि पहले लोग सवाल कर रहे थे कि इस सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब 1 साल के बाद सवाल बदल गया है। अब लोग कह रहे हैं वाई नॉट इन्वेस्ट। ये सिर्फ सवाल नहीं बदला है, ये हवा का रुख भी बदला है और ये आप सब ने बदला है। आपके प्रयासों से ये बदला है। मैं यहां मौजूद सभी कंपनियों का ये विश्वास जताने के लिए, ये इनिशिएटिव लेने के लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने भारत की एस्पिरेशंस के साथ अपने फ्यूचर को जोड़ा है। आपने भारत के सामर्थ्य के साथ अपने सपनों को जोड़ा है और भारत किसी को भी निराश नहीं करता है। कुछ साल पहले भारत इस सेक्टर में एक उभरता हुआ प्लेयर था। आज ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारा शेयर कई गुना बढ़ चुका है कि सेमीकंडक्टर सिर्फ हमारी जरूरत ही नहीं है, दुनिया को भी आज एक ट्रस्टेड, रिलायबल चिप सप्लाई चेन की जरूरत है।
दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से बेहतर भला ये ट्रस्टेड पार्टनर और कौन हो सकता है। आज भारत पर निवेशकों को भरोसा है क्योंकि यहां स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बैडमिंटन खेलते हुए एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हमेशा स्पोर्ट्स और फिटनेस को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। आज उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें वो बैडमिंटन खेलते खूब नजर आ रहे हैं। कटिहार गोलीकांड में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दावा किया है कि मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई बल्कि भीड़ का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। एक रिपोर्ट। कटिहार में प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग और गोली लगने से 2 लोगों की मौत। ये तस्वीर तो पूरे देश ने देखी। आज एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया है। पहले सीसीटीवी फुटेज को देखिए, सफेद शर्ट पहने ये लड़का तेजी से भीड़ की तरफ आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, सामने कई लोग खड़े हैं। जैसे ही ये लड़का भीड़ के नजदीक पहुंचता है, इसने कमर से पिस्टल निकाली और ये क्या, इसने मोटरसाइकिल के आसपास खड़े 2 लोगों को गोली मार दी। गोली लगते ही वहां भगदड़ मच जाती है और सब लोग भाग खड़े होते हैं। पुलिस का दावा है कि यही वो लड़का है जिसने बिजली विभाग की बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर सोनू और नियाज को गोली मारी है। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहाँ से निकल जाता है। अब सवाल है कि अगर इस व्यक्ति ने सोनू और नियाज को गोली मारी तो फिर खुर्शीद की मौत कैसे हुई? इस सवाल के जवाब में डीएम कटिहार ने बताया कि जो व्यक्ति सीसीटीवी में दिख रहा है वो उसी तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर पहले व्यक्ति यानी खुर्शीद की मौत हुई थी। जो व्यक्ति आ रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज में, वो उसी तरफ से आ रहा है जहां पर की पहली मृत्यु जो खुर्शीद की हुई थी। यानी अगर पुलिस की माने तो हो सकता है कि पहले इसी ने खुर्शीद को गोली मारी हो और फिर भीड़ के नजदीक आकर सोनू और नियाज को अपनी बात को साबित करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी मीडिया की मौजूदगी में उस जगह पर भी गए जहां ये घटना घटी थी। किस जगह पे थी सर बॉडी? ये लोकेशन पे बॉडी जो है धरा हुआ है, इसी के बाद फायरिंग इधर से है। हाँ, पुलिस तो वहाँ है, यहीं पे मारा है ना, आप देखे नहीं इधर से। पुलिस के अनुसार भीड़ का फायदा उठाकर कुछ अराजक तत्वों ने कटिहार के बारसोई में माहौल बिगाड़ने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। सवाल है कि कौन कटिहार का माहौल बिगाड़ना चाहता है? किसने कटिहार में रची मौत वाली साजिश? अब इन सवालों के जवाब ढूंढना भी पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो गया है। फिलहाल सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने 41 नामजद और 1200 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। मॉनसून की बेरुखी से बिहार भले ही गर्मी की तपिश और उमस झेल रहा हो, पर प्रदेश में कई स्थानों पर हिंसा और सांप्रदायिक तनाव ने राजनीतिक माहौल को जरूर गरमा दिया है। मिथिलांचल का गढ़ दरभंगा इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा की आग में धधक रहा है, तो नेताओं के बयानात ने सियासत की आग को और भी तेज कर दिया है। आखिर दरभंगा के माहौल को कौन बिगाड़ रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। मिथिलांचल का गढ़ दरभंगा इन दिनों हिंसा की आग में सुलग रहा है। जिले में एक सप्ताह के भीतर सांप्रदायिक हिंसा की 5 से ज्यादा खबरें आई है।
कहीं मंदिर या आश्रम पर मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर तो कहीं स्मशान में अंतिम संस्कार के विरोध को लेकर दो समुदायों के बीच हुई हिंसा। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इनके मंत्री और प्रशासन में बैठे बड़े पदाधिकारी जो खुलकर इस तरह के लोगों की मानसिकता को संरक्षित ही नहीं करते हैं, बचाने का खेल खेलते हैं, जिससे आज अपराध चरम पर पहुंच रहा है। दरअसल दरभंगा में जो हिंसा भड़की है, बीजेपी इसी को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी पर बेवजह सियासत करने का आरोप लगा रहा है। अब आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगा ले, ठीक है, ISI का मॉडल वहां हो सकता है, परंतु कभी भी केंद्र सरकार ने वहां छापामारी की है, किसी को भी उठाया है, तो बिहार सरकार न फंसाने का काम की न बचाने का काम की। बिहार सरकार तटस्थ होकर किसी भी देशद्रोही हो, चाहे समाज विरोधी हो, चाहे किसी प्रकार के सांप्रदायिक कोई व्यक्ति चाह रहा हो कि हम वहां का माहौल बिगाड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई के साथ उस पर एक्शन लिया। जेडीयू नेता कहते हैं नीतीश किसी को बचाते नहीं। नेताओं के बीच वार पलटवार भले ही जारी हो, पर इन सब के बीच कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर बार बार दंगे क्यों हो रहे हैं? धर्म स्थानों और श्मशानों पर हमले क्यों? एक समुदाय के स्थल पर दूसरे का दखल क्यों? आखिर बिहार का माहौल कौन खराब कर रहा है? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। खबर दिल्ली से है, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा कर रह गई है। आज दो घटनाएं हुई हैं। डाबरी में एक लड़की को गोली मार दी गई। दूसरी घटना औरबिंदो कॉलेज के पास हुई, जहां एक अन्य महिला की लोहे की रॉड से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। डीसीपी साउथ चंदन चौधरी के अनुसार दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में औरबिंदो कॉलेज के पास एक 25 वर्षीय लड़की का शव मिला। उसके शव के पास एक लोहे की रॉड मिली। शुरुआती जांच के मुताबिक लग रहा है कि लड़की पर रॉड से हमला किया गया। आगे की जांच जारी है। याद रहे कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे मौत चाहिए उसकी सर, और कुछ नहीं, मौत चाहिए। मेरा बच्चा मारा, मुझे मौत चाहिए सर। हमें फांसी चाहिए उसकी। अगर सरकार नहीं देगी तो हम खुद दे देंगे, फिर हम भी देख लेंगे। जैसे उसके साथ बेल मिल जाएगी वैसे हमें भी मिली जाएगी, फिर हम भी। कोई बात नहीं सर, ऐसा रिश्ता रिश्तेदारी में चलता ही रहता है, बातें होती ही रहती सर। कितने बात नहीं होती। लोग बीदियों जगह देखता, जहाँ बच्चे का अपनी सोचता जाता आदमी वही करता है। पढ़ाता लिखाता किस लिए करता है? अच्छी जगह मेरा बच्चा जाए। ये दोनों कोई कुआं में डाल देगा पढ़ा लिखा गया, और कोई वजह नहीं थी, ना कुछ थी सर। इसमें बेसिकली लव एंगल एंड डिनायल फॉर मैरिज है बेसिकली ये पूरा इशू। आपस में रिश्तेदार हैं, जानते थे, शादी की बात थी पहले, शादी के लिए मना हो गया, रिश्ते के लिए मना हो गया। लड़की ने इसको ब्लॉक किया, लड़की ने बातचीत मना कर दी, तो इसने रोका, इससे बोला 5 मिनट बात करनी है। लड़की अग्रीड की, भाई ठीक है चलो बात कर लेते हैं। उसको ये नहीं अंदेशा था कि इस तरीके का हादसा उसके साथ होगा। दिल्ली देश की राजधानी आज बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित हो चुकी है। दिल्ली में आज 2 घटनाएं सामने आई हैं। एक लड़की को डाबरी में गोली से मार दिया गया, और जिस आदमी ने गोली मारी उसने बाद में खुद को भी गोली मार दी। दूसरी घटना औरबिंदो कॉलेज में हुई है, साउथ दिल्ली में, खुले में हुई है, ब्रॉड डे लाइट में हुई है, जिसमें एक आदमी ने एक लड़की को आयरन रॉड से बेरहमी से पीट कर मार डाला। तो दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा चुका है। मैं बिल्कुल ऐसा मानती हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी और पूरे देश में आज ये हालात है कि बस लड़कियों के नाम बदल जाते हैं अखबारों में, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्यों लोगों के अंदर बिल्कुल डर नहीं है इस कानून व्यवस्था का? मैं केंद्र सरकार से जानना चाहती हूँ, और कितनी मौतें होंगी तब जाके वो दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय करेंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। शिमला के कोटगढ़ में कई गांवों में जोशीमठ जैसे हालात, कई घरों में दरारें, बुजुर्ग महिला का घर कराया गया खाली, लोगों में गुस्सा।
सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप। ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। एसआईटी ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन। मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी। 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान। 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी। सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री और ब्रेक के बाद टॉप 10 में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। श्रीनगर में 34 वर्षों के बाद 8 मुहर्रम के जुलूस की इजाजत देने को लेकर जम्मू कश्मीर समेत देश में इसे काफी सराहा जा रहा है। इसकी तारीफ की जा रही है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने भी इसको लेकर अपने बयान में कहा कि इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री एवं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, प्रशासन और सभी शिया सुन्नी समुदाय ने इस सिलसिले में साथ दिया है। उत्तर प्रदेश के शिया भी इस बात के लिए बेहद प्रसन्न हैं कि उत्तर प्रदेश के सपूत मनोज सिन्हा ने ये काम कर दिया कि 34 साल के बाद 8 मुहर्रम का जुलूस श्रीनगर में अमन शांति के साथ उठा। मनोज सिन्हा साहब ने भी भरपूर सिलसिले में साथ दिया। वहाँ के जो गवर्नर साहब हैं और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी पूरा भरपूर साथ दिया। वहाँ के अवाम शिया सुन्नी उनके भी बेइंतहा हम शुक्रगुजार हैं कि उन्हीं ने जुलूसों के सिलसिले में बेइंतहा ताउन किया है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, और अल्लाह का शुक्र है कि 8 मुहर्रम का जुलूस बहुत शान और शौकत के साथ निकला और 33 साल बाद वो निकला है। अध्यक्ष दक्षिण भारत शिया उलमाए काउंसिल मौलाना तकी रजा अब्दी ने भी मुहर्रम रैली की अनुमति देने के लिए एलजी प्रशासन का आभार व्यक्त किया। कश्मीर की सरजमीन पर 34 साल के तवील इंतजार के बाद और हौसला शिकन इंतजार के बाद जो जुलूस अज़ा पर पाबंदी हटी है, ये एक बहुत बड़ा मुस्तहसन इक़दाम है। लिहाजा ये जो इक़दाम इतने तवील इंतजार के बाद उठाया गया है, ये बहुत बड़ा कारनामा है। हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं और दुनिया भर के शियों के साथ हैं, दुनिया भर के अज़ादारों के साथ हैं। पाकिस्तान से आए एक युवती को जयपुर एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 2 लड़के युवती को लेकर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। नथुसर निवासी लड़के बोले कि हमसे इस युवती ने एयरपोर्ट का एड्रेस पूछा था। इसके बाद हम इसको लेकर एयरपोर्ट आए। युवती से एयरपोर्ट थाने पर हो रही पूछताछ में पता चला कि युवती 3 साल से भारत में रह रही थी और अपनी बुआ के पास सीकर में रह रही थी। बुआ से झगड़ा होने पर वापस पाकिस्तान जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। उसको लेके आए तो ये लड़की बता रही है कि मैं 3 साल पहले अपनी बुआ के साथ में पाकिस्तान से आई थी। ये सिलमादोपुर के पास में उसकी बुआ रहती है। आज ये बता रही है कि बुआ से मेरी अनबन हो गई और मैं मेरे गांव मतलब पाकिस्तान जाने के लिए एयरपोर्ट पे टिकट लेने आती है। जिसको ये भी नहीं पता कि एयरपोर्ट पे बिना कोई वैध दस्तावेज के पाकिस्तान की टिकट नहीं मिलती है। सिलमादोपुर सिक्कर जिले में वहाँ की रहने वाली। इन दिनों 2 खबरें सुर्खियों में हैं। एक सरहद के इस पार की, दूसरी सरहद के उस पार की। एक जो पाकिस्तान से भारत आई और दूसरी जो भारत से पाकिस्तान गई। दोनों के वीडियोस भी लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन दोनों की कहानी उलझी हुई ही नजर आ रही है। एक लापता है तो दूसरी का वीडियो आ रहा है, लेकिन क्या वीडियो भी सवाल में है और सीमा का लापता होना भी। एक रिपोर्ट।
उलझी हुई दो कहानी, एक अंजू दूसरी सीमा की कहानी। पबजी वाली मोहब्बत लापता, क्या है सीमा और सचिन का नया पता। अंजू लौटेगी जब भारत तो कौन होगा अंजू का लीगल पति। जब बात पाकिस्तान की होती है तो कश्मीर का जिक्र होता है, लेकिन आजकल जितनी बात पाकिस्तान और कश्मीर की नहीं हो रही, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियां अंजू और सीमा बटोर रही हैं। दो तस्वीरें चर्चाओं में हैं, एक अंजू की जो भारत से पाकिस्तान गई, डिनर करते हुए वीडियो भी आया, तो दूसरी पाकिस्तान की सीमा जो लापता है। ये तो दो तस्वीरों की बात हो गई, अब बात एक एक की होगी। बात पबजी वाली मोहब्बत की होगी जो लापता हो गई है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर सचिन के साथ पिछले 2 दिनों से अपने घर से गायब है। ना ही परिवार का कोई सदस्य इस बात की जानकारी दे रहा है और ना ही पुलिस। अब सवाल यह है कि आखिर सीमा गई कहां? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो सीमा गायब हो गई? क्या एजेंसियों ने सीमा का कोई झूठ पकड़ लिया या फिर कोई नया खुलासा होने का डर था जिसकी वजह से लापता हो गई? उधर न्यूज 18 इंडिया की नेपाल में हुई पड़ताल में सीमा हैदर और सचिन के सभी बयान झूठे साबित हुए हैं। तो क्या एजेंसियां भी न्यूज 18 इंडिया की नेपाल में हुई पड़ताल के बाद सीमा हैदर और सचिन से उसी झूठ पर सवाल दाग रही हैं? अब दूसरी बात ग्वालियर में जन्मी उस अंजू की जो पाकिस्तान में है, जिसके वीडियो सामने आते रहते हैं। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान में नसरुल्लाह और उसके दोस्तों के साथ बुर्के में अंजू बैठी है और डिनर कर रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं अंजू बुर्का पहने हैं, जबकि नसरुल्लाह को पारंपरिक टोपी पहने हुए दिखाया गया है। उनके साथ कई दोस्त भी डिनर टेबल पर नजर आ रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह कर दिया है। भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू अब फातिमा बन गई है, लेकिन सवाल यह है कि जब 20 अगस्त को अंजू का वीजा खत्म होगा तो अंजू को भारत लौटना पड़ेगा। फिर क्या होगा? अंजू का लीगल पति कौन होगा? पाकिस्तान का नसरुल्लाह या फिर भारत का अरविंद? कानून कहता है कि अंजू फंस गई है। जब वो भारत लौटेगी तो उसके सामने कानूनी उलझनों का पहाड़ होगा। अगर सच में अंजू ने अपनी पति से तलाक लिए बिना दूसरा निकाह किया है तो भी भारतीय कानून के मुताबिक उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। भारत लौटने पर सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच करेंगी कि अंजू पाकिस्तान जाने के बाद किसी तरह से ISI या अन्य पाकिस्तानी एजेंसियों के एजेंट तो नहीं बन गई। तो वहीं सीमा की झूठी कहानी की पड़ताल में भारतीय एजेंसियां जुटी हुई हैं। सीमा लापता है, ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा आखिर गई कहां और जब अंजू पाकिस्तान से लौटेगी तो क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। ग्वालियर की अंजू थॉमस ने आखिर ऐसा कदम उठाया क्यों? आखिर क्यों वो अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान में चली गई? ग्वालियर के टेकनपुर के बौन गांव के लोग अंजू के इस कदम से गुस्से में भी हैं और उनके जहन में ऐसे कई सवालात भी हैं। और इस सब के बीच अंजू के दुबई कनेक्शन की खबरों ने भी सबके कान खड़े कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की अंजू अपना घर बार परिवार पीछे छोड़कर भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान पहुंच गई। अंजू जिस तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हुई उससे शक हो रहा था। जब से अंजू पाकिस्तान पहुंची है लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रही है। लगातार अंजू अपनी बातों से मुकर रही है। कभी वो कुछ बताती है, कभी कुछ। चेहरे को कपड़े से ढककर हाथ में बैग लिए अंजू अपने घर से 20 जुलाई को निकली और इसी दिन से उसका एक एक झूठ सामने आने लगा। जब अंजू घर से निकली तो उसके पति ने पूछा कि वो कहां जा रही है। जवाब में अंजू ने कहा कि जयपुर। ये अंजू का पहला झूठ था, क्योंकि अंजू जयपुर नहीं बल्कि दिल्ली जा रही थी। इसके बाद अंजू के पति ने पूछा कि जयपुर में क्या काम है। अंजू ने जवाब दिया, सहेली से मिलने जा रही हूँ। ये अंजू का दूसरा झूठ था, क्योंकि जयपुर में अंजू की कोई सहेली ही नहीं थी। मतलब पति को जयपुर में सहेली से मिलने की बात कहकर अंजू दिल्ली पहुंच गई। आपको पता था कि वो जाने वाली है पाकिस्तान? नहीं, मेरे को इस मामले में पता ही नहीं है। और जब पता चला तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो बहुत हैरान हो गया था। वीजा कहाँ से मिला, कैसे मिला, वो भी नहीं मेरे को पता। आपको कोई जानकारी नहीं? नहीं है मैडम। किसी को भी नहीं? उनके माता पिता किसी को भी नहीं? नहीं पता है, किसी को नहीं है। वो संडे को मेरे को शाम को फोन आया तो मेरा बोली सबको बता दिया मैं। क्या आपको ये खबर मीडिया के थ्रू मिली है या अंजू ने आपको फोन किया था? वो अंजू का फोन आया था। हाँ हाँ। उसके भाभी पे व्हाट्सएप पे, तो बोली कि
टॉप 10 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।